नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या अमेरिका के निशाने पर अब एशिया आ गया है? क्या ताइवान के जरिए अमेरिका एशिया को अस्थिर करना चाहता है और चीन के खिलाफ जापान और ऑस्ट्रेलिया को जंग के मैदान में झोंकना चाहता है? क्योंकि ट्रंप सरकार ने साफ साफ पूछ लिया कि अगर चीन से जंग होती है तो कौन कौन से देश अमेरिका का साथ दें। अब सवाल यह कि क्या यह चीन को खुली चुनौती है कि वो ताइवान से दूर रहे, या फिर अमेरिका को लग रहा है कि चीन कभी भी ताइवान को कब्जा कर पूरी दुनिया में आर्थिक संकट पैदा कर सकता है। आज हम आपको बताएंगे क्या है चीन और ताइवान का विवाद। कभी चीन को चलाने वाला ताइवान आज कैसे चीन से ही बचने की कोशिश कर रहा है। ताइवान की सरकार का क्या है जापान कनेक्शन, और क्या है ताइवान रिलेशन एक्ट 1979। साथ ही आपको बताएंगे इस जंग में परमाणु पनडुब्बी और भारत के साथ व्यापार का कनेक्शन क्या है, और अगर यह जंग हुई तो फिर भारत किस तरफ होगा, क्योंकि ताइवान को लेकर शुरू हो सकती है चीन अमेरिका वॉर। दरअसल ये जंग की सुगबुगाहट शुरू कहां से हुई, इसको समझने के लिए जरा समझिए कि कॉल्बी ने एक पोस्ट किया एक्स पर, और उसके बाद ये शुरू होगा कि क्या अमेरिका अब चाइना के खिलाफ जापान और ऑस्ट्रेलिया को इस्तेमाल करना चाहता है, बिल्कुल वैसे जैसे खाड़ी देशों के खिलाफ अमेरिका इजराइल को इस्तेमाल करता है। जरा इस पोस्ट को देखिए, इस पोस्ट के अंदर क्या लिखा गया और कहां से विवाद शुरू हुआ। रक्षा विभाग राष्ट्रपति के अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को लागू करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसमें प्रतिरोध को बहाल करना, ताकत के जरिए शांति कायम करना और सहयोगी देशों से यह अपेक्षा करना शामिल है कि वो अपने रक्षा खर्च और सामूहिक सुरक्षा प्रयासों में योगदान बढ़ाए। एल्ब्रिज कॉल्बी, अमेरिकी रक्षा नीति उप सचिव, उनके इस पोस्ट के बाद यह विवाद शुरू हो गया कि क्या वाकई में अमेरिका अब ताइवान को यह कह रहा है कि वो अपने रक्षा बजट को बढ़ाए और अमेरिका से ज्यादा हथियार खरीदे, क्योंकि चाइना कभी भी ताइवान पर अटैक कर सकता है। आगे चलकर हम आपको बताएंगे कैसे चाइना ने बाकायदा 2027 मिशन ताइवान बनाया है और उसे बचने के लिए लगातार वो ताइवान के इर्द गिर्द प्रैक्टिस भी करता रहता है। लेकिन क्या दुनिया में एक और युद्ध की आहट अमेरिका क्या ताइवान के जरिए चीन से जंग में जापान और ऑस्ट्रेलिया को धकेलना चाहता है? दरअसल चीन के स्टेट टीवी ने ताइवान को वापस लेने की घोषणा की। चीन ने कहा है कि वो इसे वापस लेने के लिए तैयार है, चाहे इसके लिए सैन्य बल का उपयोग करना पड़े। इस घोषणा के बाद से दुनिया में एक और नए युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। चीन के इस बयान ने न केवल ताइवान बल्कि पूरी दुनिया में चिंता बढ़ा दी। चीनी स्टेट टीवी ने यह बयान 12 जुलाई 2025 को प्रसारित किया था। चीन ने अपने नागरिकों को युद्ध की संभावना और इसके परिणाम स्वरूप होने वाले राजनीतिक प्रतिबंधों और अलगाव के लिए तैयार रहने की बात कही। वहीं युद्ध की आशंका के बीच ताइवान अपनी सैन्य गतिविधियां मजबूत कर रहा है। अमेरिका और सहयोगी देश ताइवान का समर्थन कर रहे हैं। चीन का यह बयान उस समय आया जब ताइवान अपनी सबसे बड़ी सैन्य ड्रिल हॉन क्वांग आयोजित कर रहा है, जो 9 जुलाई 2025 को शुरू हुई, और इस ड्रिल में ताइवान ने चीनी हमले का सामना करने की तैयारी का अभ्यास किया, जिसमें कमांड सिस्टम और बुनियादी ढांचे पर हमले का वीडियो भी शामिल है। तो क्या अमेरिका ताइवान के जरिए चाइना को कंट्रोल करना चाहता है या चाइना को कमजोर करना चाहता है? और क्या ताइवान का समर्थन करना, उसको हथियार देना, क्या यह अमेरिका की प्रतिबद्धता है या कूटनीतिक साजिश? दरअसल 1979 इसमें ताइवान के साथ अमेरिका ने एक डिक्लेरेशन किया, एक रिलेशन एक्ट क्रिएट किया, और उस रिलेशन एक्ट के जरिए अमेरिका क्या प्रतिबंध करता है और क्या प्रोमिस दरअसल ताइवान के साथ कर रहा है, देखिए जरा। दरअसल ताइवान को रक्षात्मक हथियार और सैन्य सहायता का वादा किया गया, उस जोर की तस्वीर है जब अमेरिका ने ताइवान के साथ ये ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979 को सिग्नेचर किया था।
लेकिन कमाल की बात यह है कि यही वो एक्ट है जिसके जरिए अमेरिका चीन की संप्रभुता को मान रहा है। दरअसल एक दौर हुआ करता था जब चीन की पहचान ताइवान से थी और ताइवान को ही वैश्विक स्तर पर पहचान थी जो चाइना को कंट्रोल करता था। लेकिन 1979 ताइवान रिलेशंस एक्ट, जिसमें एक तरफ अमेरिका चाइना को स्वीकृति देता है और दूसरी तरफ ताइवान को यह भरोसा कि अगर चाइना उसको हथियाने की कोशिश करेगा तो रक्षात्मक हथियार और सैन्य सहायता अमेरिका प्रोवाइड करेगा। तो क्या इसी के जरिए अमेरिका आज ये कह रहा है कि अगर ताइवान पर चाइना ने कब्जा करने की कोशिश की तो अमेरिका उसके खिलाफ जंग के मैदान में होगा? और क्या इसीलिए चीन और ताइवान के सबसे नजदीक जापान और ऑस्ट्रेलिया से समर्थन अमेरिका मांग रहा है? क्या वो समर्थन देंगे? इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका की सरकार ने अपने दो विश्वस्त सहयोगियों से सवाल पूछे, जिनमें एक जापान है और दूसरा ऑस्ट्रेलिया है। अमेरिका ने पूछा है कि अगर ताइवान के मुद्दे पर चीन के साथ उसका युद्ध होता है तो इस समय इन दोनों देशों की भूमिका क्या होगी? उसका जवाब दुनिया की अगली भू राजनीतिक तस्वीर तय कर सकता है। अब सवाल यह है कि अमेरिका अपने दो सहयोगियों से इस तरह का सवाल पूछ क्यों रहा है? क्या ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच युद्ध जैसे टकराव की नौबत आने वाली है? क्या रूस यूक्रेन, हमास इजराइल और ईरान इजराइल के बाद दुनिया एक और टकराव झेलने वाली है? ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका का टकराव बहुत पुराना है। अमेरिका दुनिया के नक्शे पर खुद को उस देश के रूप में पेश करता है जिसने ताइवान को सुरक्षा की गारंटी दी, लेकिन यह गारंटी बिना हित के नहीं है। ताइवान रिलेशन एक्ट 1979 जिसका जिक्र हम करें, उसके तहत अमेरिका ताइवान को रक्षा उपकरण और समर्थन प्रदान करता है ताकि वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। वहीं चीन इसको आंतरिक मामलों में दखल मानता है और इसका विरोध करता है और अमेरिका 335 अरब डॉलर का वेपन कॉन्ट्रैक्ट ताइवान के साथ 2025 जनवरी में कर चुका है। लेकिन कमाल की बात देखिए, जिन दो सहयोगियों का जिक्र अमेरिका कर रहा है और उनसे ताइवान की जंग के बीच में समर्थन मांग रहा है, उस ऑस्ट्रेलिया और जापान ने जवाब क्या दिया है? जरा इसको भी देखिए कि अमेरिका को जवाब क्या दिया गया है। अमेरिका को जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जवाब दिया गया है वो है कि अमेरिका के सवाल काल्पनिक है, जवाब कैसे दें? क्योंकि सवाल यह पूछा है अगर चाइना से जंग होती है तो क्या समर्थन देंगे? इसमें अगर शब्द काल्पनिक है और इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने जवाब देने से इनकार कर दिया। जापान क्या कह रहे हैं? भविष्य की परिस्थितियों पर आधारित ऐसे सवालों का जवाब देना मुश्किल है। जापान भी बिल्कुल वैसे ही जवाब दे रहा है जैसे ऑस्ट्रेलिया दे रहा है। हालांकि इंटरेस्टिंग यहां यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया से जब यह सवाल पूछा गया उस वक्त ऑस्ट्रेलिया खुद चाइना के अंदर था। उनके प्रधानमंत्री चाइना के अंदर व्यापार डील कर रहे थे। अब भला वो चाइना के अंदर रहकर चाइना के खिलाफ कैसे बोले, जबकि वो चाइना के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं? कहीं इसके पीछे की बड़ी वजह यह तो नहीं कि अमेरिका अपना भरोसा खोता जा रहा है? और जिस तरीके से अमेरिका ने अपने दोस्तों के साथ ही टैरिफ वॉर शुरू की, उससे सभी देश अमेरिका को एक बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ देख रहे हैं। और क्या इसीलिए वो देश अब या तो रूस से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं या भारत से या चीन से? और क्या जापान और ऑस्ट्रेलिया जो ये जानते हैं कि अगर जंग की स्थिति हुई तो अमेरिका से समर्थन आने में वक्त लगेगा, जबकि चाइना से समर्थन, भारत से समर्थन जल्दी मिलेगा? क्या वाकई में दोनों अमेरिका के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और जापान दोनों ही अमेरिका के करीबी सैन्य साझेदार हैं और ये सब जानते हैं? लेकिन दोनों देशों की जनता और सरकारें किसी बड़े युद्ध में फंसने को लेकर सतर्क है और वो नहीं चाहते कि जो हाल फलस्तीन का हुआ, लेबनान का हुआ, यमन का हुआ, ईरान का हुआ, कुछ वैसा हाल जापान और ऑस्ट्रेलिया का हो। और वो दोनों ये भी नहीं चाहते कि वो अमेरिका के लिए वो कांधा बने जिस पर अमेरिका अपनी मिसाइलों को रखकर चाइना पर अटैक करे। और इसी वजह से वो इस मामले में खुलकर कोई वचन देने से बच रहे हैं। क्षेत्र में शांति और व्यवस्थित यथास्थिति बनाए रखने की बात कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका की मांग दोनों देशों को असहज कर रही है क्योंकि वो चीन के साथ
व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को संतुलित करना चाहते हैं। कमाल की बात यह है कि अमेरिका ने जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया से सवाल पूछा, उसी दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ चीन दौरे पर थे। एंथनी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा निर्यात साझेदार चीन है। हम चीन के साथ अपनी व्यापारिक दोस्ती को आगे ले जाना चाहते हैं। और क्या यह अमेरिका को झटका है, या फिर जो डील अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया कर रहा था अपनी समुद्री शक्ति को मजबूत करने के लिए, और उसमें अमेरिका ने जिस तरीके से बेरुखी दिखाई, क्या उसने ऑस्ट्रेलिया को चाइना के नजदीक कर दिया? यह आगे चलकर आपको बताएं। लेकिन सवाल यह कि क्या जंग होगी या नहीं होगी, इसको लेकर एक्सपर्ट जो कह रहे हैं वो क्या है, जरा इसको समझिए। क्योंकि जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ताइवान का मुद्दा फिलहाल सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट इस वक्त वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर बना हुआ है। संभावना क्या है, या तो पारंपरिक या परमाणु युद्ध मुमकिन है, लेकिन ताइवान पर चीन और अमेरिका में जंग हुई तो वैश्विक अर्थव्यवस्था विनाशकारी स्थिति में होगी। क्योंकि ताइवान एक ऐसा देश जिसकी पॉपुलेशन बेशक 3.5 करोड़ है, बेशक वो चाइना के मुकाबले समुद्र के अंदर एक डॉट के जैसे दिखता है, लेकिन वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि जो चिप, जो सेमीकंडक्टर्स पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, उसका 50% अकेला ताइवान निर्यात करता है। और इसीलिए चाइना ने खुलकर अमेरिका के इस जंग के ऐलान या धमकी का पलटवार किया। चाइना की तरफ से कहा गया कि अमेरिका के अपने सहयोगियों पर की जा रही मांग एक तरह की जबरदस्ती है, यानी कि जो जापान और ऑस्ट्रेलिया से डिमांड की जा रही है वो गलत है। इसका उद्देश्य दोनों देशों को चीन को उकसाने के लिए मजबूर करना है, जिससे चीन जापान और चीन ऑस्ट्रेलिया संबंधों में जो प्रगति हो रही है वो कमजोर हो रही है। अमेरिका के चीन को बाधा पहुंचाने वाले फैक्टर लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। चाइना कह रहा है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों देशों के प्रति अमेरिका की मांगे अमेरिका की आंतरिक चिंता को दर्शाती है, जिसमें गठबंधनों को जबरन मजबूर करने का मतलब है कि रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा है? मुमकिन है ऐसा है, क्योंकि अमेरिका फिलहाल जिस स्थिति में है उसमें कोई उस पर भरोसा नहीं कर रहा है। क्योंकि ईरान में जिस तरीके से उसने बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया वो भी चौंकाने वाला, और जैसे उसने अपने मित्र देशों के साथ टैरिफ वॉर शुरू की, उसने भी अमेरिका की स्थिति को मतलबी बना दिया। लेकिन इस सब के बीच में ताइवान और चाइना का विवाद क्यों है, और क्यों अमेरिका ताइवान के जरिए चाइना को घेरना चाहता है, और क्या ताइवान बिल्कुल उस स्थिति में हो सकता है जिसमें गाजा फंस गया, और क्या बिल्कुल उसी स्थिति में जापान और ऑस्ट्रेलिया हो सकते हैं जिसमें इजराइल है, और क्या अमेरिका बैठकर एक नई जंग का लुत्फ उठाएगा? जरा इस विवाद को समझिए, क्योंकि यह विवाद बेहद खास है। और यह विवाद इसलिए भी है क्योंकि दोनों कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, जबकि देखिए ताइवान क्या कह रहे हैं, हम चीन का हिस्सा नहीं है, आजाद मुल्क है। ताइवान एक दौर में आजाद हुआ करता था। आप ये भी कह सकते हैं कि एक दौर में जापान ताइवान को कंट्रोल करता था, इसलिए भी जापान को अमेरिका भड़का रहा है। दूसरी तरफ ताइवान चीन का अभिन्न अंग है, यह चीन कह रहा है। चीन की फिलॉसफी बिल्कुल साफ है, वो विस्तारवादी सोच के साथ है। जैसे वो तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, जिस तरीके से वो ताइवान को अपना मानता है, यह सर्वविदित है कि चाइना इस विस्तारवादी सोच के साथ एक एक करके देशों को कब्जाना चाहता है। जब उसका सीधा बस नहीं चलता तो वो सीपैक और कॉरिडोर के जरिए बाकी देशों को कब्जाता है, और जब इससे भी बस नहीं चलता तो कर्जे के नीचे देशों को डुबो देता है। लेकिन चीन और ताइवान का इतिहास बेहद रोमांचक है, क्योंकि ताइवान खुद को आजाद मुल्क बताता है तो चीन का कहना है कि वो उसका हिस्सा है। चीन ताइवान के अस्तित्व को नकारता आया और वो हर हाल में उसके एकीकरण का सपना देखता है। इसको शुरू करते हैं साल 1542 से। पुर्तगाली यात्रियों से भरा जहाज जापान जा रहा था।
ये जहाज एक छोटे से द्वीप पर आया और ये द्वीप बेहद खूबसूरत है। इन पुर्तगालियों ने इसे इला फॉर्मोसा नाम दिया, जिसका मतलब होता है खूबसूरती। पश्चिमी दुनिया में दूसरे विश्व तक ताइवान को फॉर्मोसा के नाम से ही जाना जाता है, फॉर्मोसा के नाम से। लेकिन 1622 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ताइवान के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित पेंगू द्वीप पर एक बेस बनाया। चीन के मिंग वंश की सेना ने उसे तुरंत खदेड़ दिया। इसके बाद 1624 में डचों ने ताइवान के ताइनान शहर में अपना बेस बनाया। डचों के बेस ने ताइवान को समुद्री व्यापार का एक बड़ा केंद्र बना दिया। यहां से चीन, भारत, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और यूरोप तक व्यापार होने लगा। ताइवान में डचों की मौजूदगी ने मिंग राजवंश के खिलाफ विद्रोह भड़का दिया और इसका नेतृत्व जेंग चेंगगोंग ने किया। 1662 में एक समझौता हुआ जिसके तहत डचों ने ताइवान को छोड़ दिया और चीन से मिंग राजवंश खत्म हो गया। जेंग परिवार का शासन शुरू हुआ और जेंग परिवार 22 साल ही राज कर पाया और 1683 में क्विंग राजवंश का शासन आ गया। क्विंग राजवंश ने चीन और ताइवान पर 1895 तक शासन किया। 1894 में क्विंग राजवंश और जापानी साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ और इसे पहला सिनो जापानी युद्ध भी कहा जाता है। 1895 में एक समझौता हुआ जिसके तहत ताइवान पर जापान का राज हो गया। जापान ने ताइवान पर 1945 तक करीब 50 साल तक राज किया। अब आप समझ रहे होंगे कि अमेरिका जो जापान को भड़का रहा है वो इसलिए भी भड़का रहा है क्योंकि एक दौर में ताइवान जापान के कंट्रोल में था और जापान की सरकार वहां चलती थी, जापान का राज वहां चलता था जो 1945 तक चला। तो फिर ताइवान कैसे बना? दरअसल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हो गई, लेकिन चीन में कुओमिंतांग और कम्युनिस्ट पार्टी में गृह युद्ध चलता रहा और अब लड़ाई चीन की मेनलैंड यानी कि मुख्य भूमि पर कब्जे को लेकर थी। चियांग काई शेक की सरकार ने उत्तरी चीन में कम्युनिस्टों के गढ़ पर चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन कम्युनिस्टों की रणनीति के आगे उनकी सेना कमजोर पड़ती गई। कम्युनिस्टों की सेना ने कुओमिंतांग के सैनिकों को या तो मार दिया या वो वहां से भाग गए। तो क्या वही भाग के ताइवान पहुंचे और वहीं से सरकार को चलाने लगे। दरअसल 1 अक्टूबर 1949 को माओ त्से तुंग ने बीजिंग में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की घोषणा की। तब तक चियांग काई शेक और कुओमिंतांग के करीब 20 लाख लोग भागकर ताइवान जा चुके थे। दिसंबर 1949 में चियांग ने ताइपे को अपनी राजधानी घोषित किया, जिसका नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना रखा गया, जो आज तक बना हुआ है। करीब 20 सालों तक दोनों देशों के बीच ना कोई संपर्क रहा, ना कोई कारोबार रहा, ना कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन रहे। हम बात करें चीन और ताइवान की। अमेरिका ने भी ताइवान को ही चीन की असली सरकार के तौर पर मान्यता दे रखी थी। इस लाइन को दोबारा समझिए। अमेरिका ने ताइवान को ही चीन की असली सरकार के तौर पर मान्यता दे रखी थी, लेकिन 1979 में उसने चाइना को मान्यता दी और ताइवान को संरक्षण। संयुक्त राष्ट्र में भी ताइवान की सरकार को ही जगह दी गई थी, लेकिन 1970 के दशक में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को असली चीनी सरकार माना गया। 1970 तक चाइना के अंदर ताइवान की सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता थी, लेकिन 1970 में सब बदल गया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को असली चीनी सरकार माना गया और ताइवान अलग हो गया। तो क्या वाकई में चीन ने ताइवान को अब कब्जाने की कोशिश की है या शुरू से ही यह कोशिश जारी है? दरअसल ताइवान 1949 से खुद को आजाद मुल्क मान रहा है, लेकिन दुनिया के सिर्फ 14 देश ही उसे आजाद मानते हैं। उन्हीं देशों ने ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए हैं। चीन कई बार कह चुका है कि वो ताइवान को मेनलैंड का हिस्सा बनाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम्स बंस ने एक इंटरव्यू में बताया था कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को 2027 तक ताइवान से जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। वहीं ताइवान चीन हमले से निपटने के लिए तैयारी करता रहे।
ताइवान का मानना है कि चीन कभी भी हमला कर सकता है और क्या अमेरिका उस 2027 की तैयारी ही अभी से शुरू कर चुका है। सवाल इन सबके बीच में यह भी है कि अगर जंग होती है तो यह जंग ताइवान वर्सेस चाइना होगी या अमेरिका वर्सेस चाइना होगी। अमेरिका वर्सेस चाइना होगी तो ये दो परमाणु संपन्न देशों के बीच की जंग होगी। इसलिए जरा एक एक करके ताकत को समझ लीजिए कि दोनों के बीच की ताकत क्या है। अगर सेना रैंकिंग की बात की जाए तो अमेरिका की सेना रैंकिंग 1 है और चीन की सेना रैंकिंग 3 है। इससे आगे जरा बढ़ते हैं। आगे जरा देखिए, अगर बात करें रक्षा बजट की तो रक्षा बजट इसका कितना है ये भी जरा देखिए। रक्षा बजट है 71.64 लाख करोड़ रुपए अमेरिका का और इसके मुकाबले लगभग 30% भी नहीं है, 21.79 लाख करोड़ रुपए ये चाइना का है। इससे आगे जरा बढ़ते हैं और एक्टिव सैनिक देखते हैं। दोनों के एक्टिव सैनिक है 13.28 लाख अमेरिका के, इसके मुकाबले एक्टिव सैनिक चीन के ज्यादा है क्योंकि चीन की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। परमाणु हथियार 3750 जबकि चाइना के पास सिर्फ 500 से 1000 के आसपास है। इससे आगे बढ़ते हैं और जरा देखिए दोनों की शक्ति को हम कैलकुलेट करें। वॉरशिप एक बार देखते हैं, वॉरशिप कितनी है। वॉरशिप अमेरिका के पास 300 है, चीन के पास 730 से 1000 के आसपास है। लड़ाकू विमान कितने हैं? लड़ाकू विमान जरा देखिए, अमेरिका के पास अगर लड़ाकू विमान की बात की जाए तो 13,043 है जबकि चीन के पास सिर्फ 3,309 लड़ाकू विमान है। लेकिन क्या इस जंग के दौरान भारत पर कोई असर पड़ेगा? क्या ताइवान संकट पर भारत की अर्थव्यवस्था संकट में पड़ेगी? दरअसल भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार देश है लेकिन किसी औपचारिक सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं। अब तक ट्रंप ने भारत से ताइवान मसले पर कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन अगर भविष्य में ताइवान को लेकर चीन से टकराव होता है तो अमेरिका भारत से चीन विरोधी रुख की उम्मीद कर सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत इस संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा। हाल ही में भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान ट्रंप प्रशासन के रुख ने भारत को यह समझा दिया है कि अमेरिका की प्राथमिकताएं क्या है। इसलिए अगर चीन और अमेरिका के बीच युद्ध होता है तो भारत तटस्थ रुख ही अपनाएगा और इसे बाहरी टकराव मानते हुए खुद को इससे दूर रखने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बार सोचिए जरा, अगर यह जंग सिर्फ चाइना और ताइवान के बीच में हो और अमेरिका बाहर से हथियार ताइवान को सप्लाई करे जैसा इजराइल के जरिए वो बाकी देशों में करता है, तो स्थिति क्या बनेगी एक बार ताइवान और चीन को भी परख लेते हैं। सैन्य सेवा में शामिल लोग जो हैं वो 61.92 करोड़ चाइना के अंदर है, 10 लाख के आसपास ताइवान के अंदर है। ये कैलकुलेशन बहुत कम क्योंकि चाइना की आबादी 100 करोड़ से ऊपर और ताइवान की आबादी सिर्फ 3.5 करोड़ के आसपास है। आगे जरा देखिए एक्टिव सेना की और सैनिक की बात की जाए तो 20 लाख चाइना के हैं, महज 1,70,000 ताइवान के हैं। लेकिन जब आप बात करेंगे सैनिक की तो सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है। सैनिक जरा देखिए, अगर सैनिक की बात की जाए तो जो रिजर्व सैनिक है वो लगभग 5,10,000 चीन के, जबकि ताइवान के पास 15 लाख रिजर्व सैनिक है। सेना रैंकिंग क्या है? दोनों देशों की सेना रैंकिंग पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अगर सेना रैंकिंग की बात की जाए तो चीन की है 6 और ताइवान की है नंबर 1 सेना रैंकिंग। एक बार टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी देख लेते हैं। चाइना के पास क्योंकि 5,250 टैंक हैं और ताइवान के पास 1110 ही टैंक हैं। इसके अलावा बख्तरबंद गाड़ियां जरा देखिए, क्योंकि चाइना के पास 35,000 के आसपास है और ताइवान के पास 3,471 है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी ये चीन के पास 4,120 है जबकि ताइवान के पास ये 257 है। इसके अलावा अगर बात एयरक्राफ्ट की जाए तो एयरक्राफ्ट चीन के पास 3,285 है और ताइवान के पास 741 है। फाइटर जेट जरा देखिए, फाइटर जेट चीन के पास 1200 है और ताइवान के पास 288 है। तो ये दरअसल दोनों के बीच का कंपैरिजन, लेकिन ताइवान अपने आप में उद्योग का वैश्विक केंद्र है और इसलिए जब ताइवान से चीन टकराएगा तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि ताइवान वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का केंद्र है। TSMC ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी और अग्रणी चिप निर्माता कंपनी है जो वैश्विक स्तर पर
50% से ज्यादा माइक्रोचिप्स की आपूर्ति करती है। ये चिप्स स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर, कार, मेडिकल उपकरण, गेमिंग कंसोल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग होते हैं। ताइवान की आपूर्ति वैश्विक टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। लेकिन क्या ट्रंप जो कर रहे हैं और जिस तरीके से जापान और ऑस्ट्रेलिया ने जवाब दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप का यह दाव अमेरिका पर उल्टा पड़ जाए? इसको भी जरा समझिए कि ऑस्ट्रेलिया और जापान हां क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिका का सहयोगियों से यह पूछना कि ताइवान पर चीन के हमले की स्थिति में वो क्या करेंगे, कुछ विशेषज्ञ इस रणनीति को उलझाऊ और चीन के ही हित में मान रहे हैं। इन देशों के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि अमेरिका भौगोलिक रूप से चीन से दूर है, वहीं जापान और ऑस्ट्रेलिया चीन की मिसाइल रेंज में है। ऐसे में उनके लिए किसी सैन्य संघर्ष में शामिल होना जोखिम भरा फैसला होगा। वर्तमान परिस्थितियों में ऑस्ट्रेलियाई पीएम इस समय बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं। एक तरफ ट्रंप का अमेरिका है जो लगातार अपने दोस्तों पर ही टैरिफ लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन है जो भीषण हमले करने की ताकत से लैस है। कुछ जानकारी से ऑक्स डील से भी जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी देने में अमेरिका आनाकानी कर रहा है और यह अमेरिका को ही एक झटका है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच परमाणु सबमरीन को लेकर ऑक्स डील हुई थी। इस डील में लगातार देरी हो रही है। अमेरिका न्यूक्लियर सबमरीन देने में टाल मटोल कर रहा है और शायद इसलिए ऑस्ट्रेलिया चाइना के नजदीक पहुंच चुका है। क्या वाकई में ताइवान एक बार फिर से गाजा बनने वाला है? और क्या जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और क्या अमेरिका दूर से ही एशिया के अंदर इस जंग को भड़काकर एशिया के पावरफुल देश भारत और चाइना को कमजोर करना चाहता है? और क्या ऐसा होगा? क्योंकि जिस तरीके से इजराइल अमेरिका के जरिए हमास, हिजबुल्लाह, हुती पर अटैक करता है, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्या ऐसा करेंगे? फिलहाल ऐसा नहीं है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।